बच्चों यहाँ पे देखिए, जो हम लोग हिस्ट्री जनरेशन वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री जनरेशन वाले पार्ट में अगर हम देखें तो हम लोग जो डेटा स्टार्ट कर रहे थे कि भाई हिस्ट्री जनरेशन में क्या होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हम देख सकते हैं। तो मेन टॉपिक जो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि भाई फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन जो थी वो कौन सी थी। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी, तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन बच्चों यहाँ पर अबेकस थी। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी बच्चों यहाँ पर, अबेकस थी। यहाँ पे सभी को पता है अबेकस डेवलप बाई चाइना ने इसको भाई डेवलप किया था। ठीक है, किसने डेवलप किया था, चाइना। और अबेकस के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपको यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, तो अबेकस डिपेंड ऑन बीड्स एंड वायर्स। ठीक है, तो अबेकस किस पे डिपेंड है भाई, बीड्स एंड वायर्स पे डिपेंड है। ठीक है, और अबेकस जो आपको दिख रहा है ना, अबेकस आज से कब आया था, तो अबेकस आज से 2600 ईसा पूर्व पहले आया था। कब आया था, आज से 2600 ईसा पूर्व पहले आया था। बीड्स एंड वायर्स, अबेकस डिपेंड ऑन बीड्स एंड वायर। तो अबेकस भाई फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। कैसी डिवाइस थी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करते हैं तो भाई फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था, तो भाई फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था, पास्क लाइन। और यहाँ पर एक चीज़ और भी जोड़ सकते हैं, इंजन। कौन सी चीज़ जोड़ सकते हैं, इंजन जोड़ सकते हैं। फर्स्ट इंजन शब्द तो किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था बेटा। किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था। तो इनसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी चीज़ जुड़ी हुई है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कहीं ना कहीं अगर हम 1970 के आसपास चलें तो एक लैंग्वेज का नाम भी सुना होगा, पास्कल लैंग्वेज भी आप लोगों ने देखा होगा। कहीं ना कहीं इनके नाम से ही मिलता जुलता पास्कल लैंग्वेज दिख रहा है। और इस पास्कल लैंग्वेज को बनाने वाले थे बेटा प्रोफेसर निकलॉस विर्थ ने इसको बनाया था, पास्कल लैंग्वेज को 1970 में। तो ये किसके नाम से मिलता जुलता दिख रहा है, ब्लेज पास्कल के नाम से मिलता जुलता दिख रहा है। और नीचे आपको दिख भी रहा है कि भाई किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, पास्क लाइन इंजन की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिएगा, सीधे आ जाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें क्यों बोलते हैं, किस लिए बोला जाता है। तो कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में कि डिफरेंस इंजन, भाई सबसे पहले जो इन्होंने डिवाइस बनाई उसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। कब बनाया था, 1822 में बनाया था। डिफरेंस इंजन कब बनाया था, 1822 में बनाया था। क्लियर। तो यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज जी हैं। आप सभी लोग इनको जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अब इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, रीज़न आता है कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टोटल 20 ईयर्स के बाद, कब, टोटल 20 ईयर्स के बाद, मतलब 1842 की अगर हम लोग बात करें, 1842 की हम लोग अगर बात करें, तो इन्होंने जो डिवाइस बनाई थी उस डिवाइस का नाम था एनालिटिकल इंजन। जो डिवाइस बनाई थी उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज जी ने ही बनाया था, बट बनाते समय कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये चीज़ टल गई। पर इस मशीन को पूरा करने का श्रेय जाता है हेनरी बेबेज को। किसको जाता है, हेनरी बेबेज।
हेनरी बेबेज को जाता है। ठीक है, हेनरी बेबेज। पर यहाँ पे देखिएगा हेनरी बेबेज की हम लोग बात कर रहे हैं। हेनरी बेबेज तो इन्हीं का ये जो कंप्यूटर था जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंजन। जैसा कि सामने आपको चित्र में दिख भी रहा होगा, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में ही पहली बार प्रोग्रामिंग का भी प्रोसेस किया गया। प्रोग्रामिंग को भी इनबिल्ड करने की बात यहाँ पे की गई। अब वो प्रोग्रामिंग किसने करी थी? तो वो प्रोग्रामिंग बेटा किसने करी थी? वो लेडी थी, जिन लेडी को पहली बार फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी भी कहा गया है। तो लेडी का नाम क्या था बेटा? एडा अगास्टा था। क्या नाम था? एडा अगास्टा। तो फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा अगास्टा क्यों बनी? ठीक है, चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल कंप्यूटर जो इंजन था उसमें इन्होंने प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्यों शुरू किया? इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज भी कहलाए, क्योंकि इन्हीं की प्रोग्रामिंग, इन्हीं के पहले एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जी को कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज़ आपको सामने दिख रही है, टेबुलेटिंग मशीन। जो भी पेपर से इम्पॉर्टेंट है, टेबुलेटिंग मशीन। तो टेबुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय हरमन होलोरिथ। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई, तो हरमन होलोरिथ ने बनाई थी। किसने बनाई थी बेटा? हरमन होलोरिथ ने बनाई थी टेबुलेटिंग मशीन। और कब बनाई है? तो 1890 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1890 में टेबुलेटिंग मशीन बनाई गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें जनरेशन, तो यहाँ पर जनरेशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जनरेशन में जो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरेशन का मतलब होता है बेटा पीढ़ियाँ। जनरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पीढ़ियाँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पीढ़ियों की बात करते हैं। तो पीढ़ियाँ कैसे क्या है, इन चीज़ों को भी हम समझ लेते हैं। पीढ़ियाँ मतलब जनरेशन। अब इस जनरेशन को छोटा सा पॉइंट हम तो समझना है ही है। जनरेशन, अब इस जनरेशन को अगर हम देखें तो मैंने पहले ही बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार कहीं ना कहीं कंप्यूटर आने का उद्घोष था, या कहीं ना कहीं एक ऑरिजिन पॉइंट था, क्योंकि यहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो आपको पता ही है कि भाई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुई और यहीं से हमारे पास एक जनरेशन भी शुरू हो गई। तो 1945 से लेकर 55 तक जो जनरेशन चली वो फर्स्ट जनरेशन थी। फिर 10 इयर्स का गैप लिया गया, और 1955 से लेकर 65 तक सेकेंड जनरेशन चली। थर्ड जनरेशन देखें तो थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर कब तक? तो 1975 तक थर्ड जनरेशन चली। फोर्थ जनरेशन की बच्चों यहाँ पर बात करें तो फोर्थ जनरेशन ध्यान दीजिएगा, 10-10 साल का यहाँ पर आपको आराम से गैप दिख रहा होगा। टोटल यहाँ पर 10 इयर्स का टोटल यहाँ पर आपको दिखेगा। तो टोटल यहाँ पर आपको कितना गैप दिख रहा है? इन सभी में टोटल 10 साल का गैप दिखेगा। ठीक है, 10 साल का गैप आपको दिखेगा। क्लियर? और पांचवी जो लास्ट जनरेशन है वो कब से कब तक चली? तो 1985 से लेकर टिल नाउ। मतलब अभी तक जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इन पांचों जनरेशन में हुआ क्या? इन पांचों जनरेशन में अगर हम बच्चों देखें कि क्या हुआ और कौन सी टेक्नोलॉजी आई, तो यहाँ पर देखिए जनरेशन का जो ये टाइम पीरियड था वो आपने देख लिया। ठीक है, जो ये टाइम था जनरेशन का, जो टाइम था वो आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार पेपर आता है कि सेकंड जनरेशन का पीरियड या टाइम कब से कब तक था
और इनके समय में कौन सी चीज़ आई। तो इसके समय में कौन सी चीज़ आई, चलो देखते हैं कौन सी चीज़ आई। तो भाई यहाँ पर देखें फर्स्ट जनरेशन, आराम से देखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, निर्वात ट्यूब, हिंदी में क्या बोलते हैं, कई जगह आपको मिलेगा निर्वात ट्यूब। क्या मिलता है, निर्वात ट्यूब मिलता है। निर्वात ट्यूब या तो हम उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन क्या हुआ भाई, सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई। तो अगर हम सेकंड जनरेशन की भी बात कर लें, सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, तो सेकंड जनरेशन में बात कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में क्या आया, ट्रांजिस्टर्स। और ट्रांजिस्टर्स को किसने बनाया था, तो ट्रांजिस्टर्स को किसने बनाया, विलियम। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे दे रहे हैं, जिससे आप ध्यान रखिएगा। विलियम शॉकले, विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर बनाया। फिर आता है थर्ड जनरेशन। तो भाई थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में क्या दिख रहा है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो आईसी थी वो किस चीज़ की बनी होती है बेटा, तो वो है सिलिकॉन, सिलिकॉन या सिलिकॉन। ठीक है, दोनों हो सकता है। सिलिकॉन की ही क्या थी, ये चिप थी। सिलिकॉन की ये चिप थी, सिलिकॉन की चिप थी। ठीक है। और सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, तो आप सभी को पता है सिलिकॉन वैली अगर वर्ल्ड पूछा जा रहा है तो अमेरिका होगा। सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, अमेरिका। और इंडिया में किसे बोला जाता है, तो बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। तो सिलिकॉन की चिप है, सिलिकॉन की चिप। बट इसको बनाया किसने, ठीक है, इसको भाई बनाया किसने है, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको बनाया है JS, कई जगह किल्बी दिया है, कई जगह किल्वे दिया है, बस नाम मिलता जुलता देखिएगा अगर ऐसा मिल जाए। ठीक है, तो JS किल्बी की अगर हम लोग बात कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 जनरेशन हो गई। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या है, तो फोर्थ जनरेशन डिपेंड ऑन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यही दिया होता था। ठीक है, फिर बाद में कई बार अल्ट्रा लार्ज भी देखने को मिल गया, पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ध्यान रखिएगा। या तो आप CPU ध्यान रखें, या तो आप प्रोसेसर ध्यान रखें, या तो आप माइक्रो प्रोसेसर ध्यान रखें, क्योंकि अब पेपर में थोड़ा सा चेंज आने लगा है। अब थोड़ा सा चेंज आने लगा है मतलब कई बार पूछा जाता है फोर्थ जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन डिपेंडेंट किस पे है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाता है। या CPU जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और CPU को ही प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन आपका ये हो गया। और फिफ्थ जनरेशन जो आई वो थी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो मैंने कल ही बताया था, जॉन मैकार्थी। कौन थे बेटा, जॉन मैकार्थी थे। ठीक है, जॉन मैकार्थी। तो ये चीज़ आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, समझ ली होगी सारी चीज़ें कि फिफ्थ जनरेशन में कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आई। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही चीज़ बताने की कोशिश करी है जो आप देख रहे हैं कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन था 1945 से 55 तक चला, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन यहाँ पर देखें, वैक्यूम ट्यूब आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड जनरेशन अगर देखते हैं तो सेकंड जनरेशन में 1955 से 65 तक ट्रांजिस्टर, ये आपका ट्रांजिस्टर दिख रहा है। थर्ड जनरेशन 1965 से 75 तक चली। IC इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया था, JS किल्बी ने।
ये आपके आईसी दिख गई। 4th जनरेशन 75 से 85 तक चली, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या अल्ट्रा लार्ज भी बोल देते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और 5th जनरेशन डिपेंड ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, बट यहाँ पे डेटा देखिए कहाँ स्टोर हो रहा था। तो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा था, तो डेटा स्टोरेज का भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई फर्स्ट जनरेशन, अब यहाँ पे हम लोग जनरेशन का टाइम पीरियड टेक्नोलॉजी तो समझ ही चुके हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, तो अभी आपने देखा मैग्नेटिक ड्रम की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, मैग्नेटिक ड्रम, क्योंकि यहाँ पे हम आपको विस्तार से बता सकते हैं। जिनको ये चार्ट उतारना है वो चार्ट भी देख सकते हैं, बट थोड़ी सी डिटेल आपको बता देंगे। मैग्नेटिक ड्रम या कई जगह आपको पंच कार्ड भी मिलेगा। क्या मिलेगा, पंच कार्ड भी ऑप्शन में मिल जाता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पंच कार्ड, क्लियर। फिर आ जाता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का पीरियड आपको सबको पता ही है कि कब से कब चला, 55 से लेकर 65 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक टेप। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक टेप की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक टेप। अब यहाँ पे देखिए पहली बार मैग्नेटिक टेप देखने को मिल रहा है। तो मैग्नेटिक टेप क्या थी, अगर आपको ध्यान होगा कि पहले सभी के घर में कैसेट चलती थी, ठीक है। कैसेट आप सभी लोग जानते होंगे, इस टाइप की कैसेट थी, जो इस टाइप की कैसेट चलती थी। और इसमें आपने देखा होगा टेप का मतलब यहाँ पर एक रील होती थी। इस रील को आपने देखा होगा, ये इस टाइप से चल रहा था, क्लियर। ये रील पड़ी होती थी, ठीक है। इसी टेप पे हमारे पास डेटा रिकॉर्ड होता था और एक पट्टी वाइज चलता था, पहला सॉन्ग, दूसरा सॉन्ग, तीसरा सॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे आप रैंडमली कहीं ना कहीं डायरेक्ट पांचवें पे नहीं जा सकते थे, इसीलिए कभी भी आ जाए कि मैग्नेटिक टेप कैसी मेमोरी है, तो यह मेमोरी हमारे पास सीक्वेंशियल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, सीक्वेंशियल मेमोरी। सीक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया कि लाइन से डेटा जाना, लाइन से डेटा जाना, क्लियर। तो ये भी आपको पता चल गया, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। पर ये हमारे पास किस में आएगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किसका पार्ट है, तो ये आपका बेटा सेकेंडरी मेमोरी है। ये कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन। अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन। तो भाई थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या रहेगा, देखिए थर्ड जनरेशन में क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। ध्यान दीजिएगा, थर्ड जनरेशन में क्या है, तो थर्ड जनरेशन में बेटा मैग्नेटिक डिस्क आएगी। क्या आएगा, मैग्नेटिक डिस्क आएगी, क्लियर। अब मैग्नेटिक डिस्क में देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हम पूरी सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो चाहे वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हमारे पास और हार्ड डिस्क हमारे पास। तो भाई फ्लॉपी डिस्क को किस कंपनी ने बनाया, तो फ्लॉपी डिस्क को IBM कंपनी ने बनाया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और HDD को किसने बनाया, तो HDD को भैया सीगेट कंपनी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, सीगेट कंपनी ने बनाया। अब IBM कंपनी ने जो फ्लॉपी डिस्क बनाई थी उसके कुछ साइज थे, उसके कुछ साइज थे। जैसे आपने एक साइज सुना होगा 3.5 इंच बोलते हैं, इंच ध्यान रखिएगा। एक है आपका 5.25 इंच और एक है बेटा यहाँ पर,
ठीक है, 3.5, 5.25 और एक है आपका 8 इंच। ठीक है, तो सबसे जो मोर इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान दीजिएगा कि 3.5 इंच के बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी कैपेसिटी है बेटा 1.44 MB। कितना है? 1.44 MB है। और 5.25 की कितनी है? तो 2.88 MB मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क की बात आ गई। हार्ड डिस्क आप सभी को पता है किस तरह की होती है। तो हार्ड डिस्क तो आपने देखा भी होगा। हार्ड डिस्क कुछ इस तरह से आपके पास रेक्टेंगल साइज में मिलेगी और इसमें एक डिस्क है और इस डिस्क में आपको एक कैंची नुमा चीज़ दिखेगी और यहाँ पे कुछ सॉकेट दिखेंगे जिनके द्वारा आप पावर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जम्फर दिखेंगे कुछ इस टाइप से। आपको हार्ड डिस्क अगर आपने देखी होगी पुरानी वाली, तो हार्ड डिस्क में जो केबल लगती थी उसके अकॉर्डिंग हार्ड डिस्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक पार्ट क्या है? साटा, ये केबल है, ध्यान रखिएगा बेटा, क्या है? साटा केबल। ठीक, दूसरी केबल कौन सी है? ये है पाटा केबल और आटा केबल। साटा मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, आटा एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये हार्ड डिस्क की केबल्स हैं। क्या हैं? हार्ड डिस्क के केबल के अकॉर्डिंग इनकी कैटेगरी बना दी गई है। केबल, ये क्या है बेटा? हार्ड डिस्क की केबल है। क्या है? हार्ड डिस्क की केबल है। आप इसमें कंप्यूटर की पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी अब एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क भी हो गई, हार्ड डिस्क भी हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं 4th जनरेशन। भाई 4th जनरेशन में अगर हम बात करें 4th जनरेशन में भाई कौन सी चीज़ आई? तो आपने देखा 4th जनरेशन में क्या था? ऑप्टिकल डिस्क थी। इसके बारे में भी देख लेते हैं। 4th जनरेशन, तो 4th जनरेशन में क्या दिख रहा है? वहाँ मैग्नेटिक डिस्क थी और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4th जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो 4th जनरेशन भाई डिपेंड ऑन ऑप्टिकल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वहाँ के था, यहाँ पे सी है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल का मतलब भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार आएगा फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिकल माउस। तो यहाँ पे बस इतना समझ जाना है, लाइट की बात हो रही है। लाइट ना समझें तो प्रकाश की बात हो रही है। ठीक है, प्रकाशी कई बार पेपर में लिख देते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क में बेटा क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो ऑप्टिकल डिस्क में क्या आएगा? CD आएगी। ठीक है, CDR आएगी, CDRW आएगी। ठीक, DVD आएगा। ठीक, ब्लूरे डिस्क आएगा। ठीक है, और होलोग्राम। ठीक है, होलोग्राम की डिस्क आती है। ठीक है, वो भी होलोग्राम डिस्क भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CD जो है हमारे पास क्या होती है? CD की कैपेसिटी बेटा होती है 700 MB। कितनी होती है? 700 MB होती है। और ये क्या है यहाँ पर? R। कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। R का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बेटा रिकॉर्डेबल, क्योंकि CD जब आई तो यहाँ पे यही आ गया था कि कैसे भाई अब डेटा को रिकॉर्ड करना है, अपने मन से रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए ये आ गया। अब था कि दोबारा से उसको इरेज करने से दोबारा से हम करना चाहते हैं रीराइटेबल। ठीक है, रीराइटेबल करना चाहते हैं, दोबारा से बार बार इरेज करके हटा के लिखना चाहते हैं, तो ये आ गया। अब ये DVD थी, डिजिटल, पहले वीडियो डिस्क थी, फिर वर्सेटाइल डिस्क हो गई। तो DVD की कैपेसिटी कितनी होती है? 4.7 GB होती है। कितनी होती है? 4.7 GB। ठीक है, तो ये जो BRD है, ब्लूरे डिस्क, ये दोनों तरफ से खाली होती है। ये वाली दोनों तरफ से खाली होती है। तो इसका
ऊपर का स्पेस भी 25 GB होता है और नीचे का स्पेस भी 25 GB होता है। तो इसीलिए कई बार आपको ये मिलेगी कि टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो 50 GB। पर इसमें सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा आएगा कि इसमें आप किसी भी टाइप की HD डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। HD मतलब हाई डेफिनेशन। और जब भी आपका HD आए तो आप देख लीजिएगा, HD का मतलब ही होता है 1080 इंटू 720, 1080 इंटू 720। क्लियर है ना? ठीक। और होलोग्राफिक डिस्क जो होती है इसकी कैपेसिटी होती है 6 टेराबाइट। कितनी होती है बच्चों? 6 टेराबाइट होती है। ठीक है, तो ये आपका 4th जनरेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका? 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइस थी, मतलब पीढ़ियाँ। ठीक है, पीढ़ियाँ। ठीक है, अब आ जाते हैं 5th जनरेशन। भाई 5th जनरेशन में अगर हम देखें तो 5th जनरेशन में क्या था? फ्लैश मेमोरी थी। चलिए 5th जनरेशन की भी बात कर लेते हैं। 5th जनरेशन, तो भाई 5th जनरेशन में अगर हम बात करें तो 5th जनरेशन में क्या आया? भाई 5th जनरेशन डिपेंड तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे थी ना। पर 5th जनरेशन में हमने देखा अभी क्या लिखा था? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी में क्या आ जाता है? तो फ्लैश मेमोरी में वैसे तो सारी सेकेंडरी डिवाइस, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी हैं वो सारी आएंगी। ठीक है, बट मेन मकसद क्या है फ्लैश मेमोरी का? मतलब एक ऐसी मेमोरी की बात कर रहा है जहाँ पे अगर किसी भी तरह से पावर ऑफ हो जाए, पावर ऑफ हो जाए, फिर भी पावर ऑफ होने के बाद भी जिस डिवाइस का डेटा इरेज ना हो, जिस डिवाइस का डेटा इरेज ना हो, उसको ही हम लोग फ्लैश मेमोरी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे किस फ्लैश मेमोरी की बात करी जा रही है? तो चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, और मेमोरी कार्ड की ही बात करी जा रही है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेमोरी कार्ड। क्योंकि कई जगह लिखा होता है फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है, तो कई जगह एग्जाम्पल आपको मिल जाता है पेन ड्राइव। क्या मिल जाता है? पेन ड्राइव। तो बेटा पेन ड्राइव तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाती है कि ये आपकी पेन ड्राइव है, आगे आपका ये USB पोर्ट है। पर इसमें मेन चीज़ होती क्या है? इसमें मेन चीज़ है क्या? तो मेन चीज़ तो बच्चों यहाँ पे अंदर लगी हुई जो मेमोरी कार्ड है उसी की तो बात हो रही है। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी जो फ्लैश मेमोरी आप देख रहे हो, यही फ्लैश मेमोरी ही तो है, इसकी ही बात हो रही है, मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो पांचों के बारे में आपको पता चल गया कि हमारे पास कौन कौन सी डिवाइस कब कब आई और कौन कौन सा डेटा यहाँ पर स्टोर हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, अब इसी के साथ ये भी तो पता चलना चाहिए कि भाई फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी थी। फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन कौन सी थी उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं कि भाई जनरेशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज कौन कौन सी थी। जनरेशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का मतलब आप समझते ही होंगे, भाषा। तो यहाँ पे भी हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। तो भाई अगर हम कैटेगराइज कर लेते हैं तो जैसे अगर हम देखें बेटा फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन में ये तो पता ही चल गया कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ें थी। वैक्यूम ट्यूब था, मैग्नेटिक ड्रम था, पर ये नहीं पता चला कि भाई फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी थी। तो फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज भी देख लेते हैं, भाषा और कंप्यूटर भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर भी कौन कौन से आए थे। तो फर्स्ट जनरेशन में देखिएगा जो लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आप चाहे इसे मशीन लेवल लैंग्वेज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस मशीन लेवल लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज डिपेंड ऑन 0 और 1, जो 0 1 के कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। ठीक है,
ठीक है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको ध्यान रखना है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जिससे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं या बनी थी, बाइनरी लैंग्वेज डिपेंड ऑन 0 1। अब यहाँ पे कंप्यूटर कौन कौन से आए थे ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कंप्यूटर कौन कौन से आए थे। तो फर्स्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करी जाए, कंप्यूटर तो वैसे नाम बहुत बाद में रखे गए थे, पर कंप्यूटर कौन सा था तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपने एक नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये कब बना इसके बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो 1943 में इसकी शुरुआत हुई, 1946 में कंप्लीट हो गया, 1949 में इसको मार्केट में उतारा गया। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग हुई, ठीक, कंप्लीट हो गया और फिर मार्केट में आया। ठीक है, बट ये पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बोल सकते थे, इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये 1800 स्क्वायर फीट जगह ले रहा था। जगह मतलब स्पेस घेर रहा था, और इसमें ही 18,000 निर्वात ट्यूब, आप इसे निर्वात बोलते हो या वैक्यूम ट्यूब बोलते हो, निर्वात ट्यूब भी लगे थे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, निर्वात ट्यूब। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो 18,000 स्क्वायर फीट, 18,000 निर्वात ट्यूब। और वजन भी अगर हम देखते हैं बच्चों, वजन भी देख लेते हैं, तो इसका वजन था 50 टन। इसका वजन क्या था बच्चों? 50 टन इसका वजन था। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में चले गए, बट थोड़ा सा ज़रूरी था कि मैं बताऊं आपको। ठीक है, तो इसी जनरेशन में जो दूसरा कंप्यूटर है वो था यूनिवैक। अब यूनिवैक क्यों फेमस है? क्योंकि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या एडवांस कंप्यूटर भी बोलते थे। बेटा इसे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान जरूर देना है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या एडवांस कंप्यूटर भी इसे बोलते थे। ठीक है, और ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी बोला जाता था। ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी बोलते थे, और ये सब 1950 के आसपास आए। ठीक है, तो इसे सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉमर्शियल कंप्यूटर भी बोलते थे, कॉमर्शियल कंप्यूटर। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल। और भी कुछ कंप्यूटर थे, जैसे एक कंप्यूटर नाम होगा एडवेक, नाम सुना होगा, और एक चौथा कंप्यूटर यहाँ पे था एडशिक। ये इसलिए बताए दे रहे हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन का इनमें से कौन सा कंप्यूटर था। तो चारों में से कोई ऑप्शन दिख जाए, आपको ध्यान देना है और बताना है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट जनरेशन आपने देख ली कि फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज थी और बाइनरी लैंग्वेज थी, और ये रहे कंप्यूटर, क्योंकि पहला और लास्ट में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी। तो भाई सेकंड जनरेशन में अगर हम लैंग्वेजेस की ही बात कर रहे हैं, तो सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी थी? तो सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी बच्चों? असेंबली। ये ध्यान रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे। अब यहाँ पे असेंबली का मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है बेटा, और इसमें कौन सी नंबर यूज़ होते हैं? तो असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि वहाँ पे पहले क्या यूज़ हो रहा था? ओनली फॉर 0 1 यूज़ हो रहा था। ओनली फॉर क्या यूज़ हो रहा था? 0 1। यहाँ पे कौन से नंबर यूज़ होंगे? तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में 0 से 9 तक नंबर और A से F तक अल्फ़ाबेट भी यूज़ होंगे। तो टोटल यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं और इनका बेस क्या हो जाएगा? 16। तो इन नंबरों को क्या नाम दिया गया था? तो बेटा इन नंबरों को नाम दिया जाता है हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हेक्सा डेसिमल नंबर से जो यहाँ पे लैंग्वेज बनी वो थी असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज को जब लिखा जाता था
तो उसके जो कोड हैं उसको हम लोग बोलते थे, एम साइलेंट रहता था, निमोनिक कोड। क्या बोलते हैं बेटा? निमोनिक कोड बोलते हैं, निमोनिक कोड बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में आपको पता चल गया असेंबली लैंग्वेज होगी। असेंबली लैंग्वेज में कौन से नंबर यूज़ किए जाते हैं? तो हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ किए जाते हैं और निमोनिक कोड भी होते हैं। क्लियर है ना ये? ठीक है, चलिए तो अब आते हैं सीधे थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में अगर हम लोग बढ़ते हैं तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आया भाई? थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो सारी की सारी हम लोग बोलते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज थी, क्योंकि थर्ड जनरेशन हाई लेवल और आईसी भी थी। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क भी आ गई थी। तो सबसे पहले अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे बात करते हैं तो चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएंगी, पर यहाँ पे अभी हम सी और C++ ही रखेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी आ चुकी थी। क्योंकि थर्ड जनरेशन अगर हम देखते हैं तो थर्ड जनरेशन कब से कब तक चली थी? 65 से 75 तक। तो थर्ड जनरेशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो थर्ड जनरेशन का जो समय था उसके अनुसार लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि थर्ड जनरेशन मैंने अभी क्या बताया, 1965 से लेकर 75 तक। क्लियर? तो उस एरा के अनुसार C++ लैंग्वेज हो गई, बेसिक लैंग्वेज हो गई। ठीक है, बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक हो गई। या आपने एक और लैंग्वेज सुनी होगी, कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज थी ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज थी। और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कभी भी आ जाए कि कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर बोला जाए या लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोला जाए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोला जाए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि हाई लेवल में कौन सी लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होते थे। तो बेटा एक नाम आपने सुना होगा कंपाइलर, और एक आपने सुना होगा ट्रांसलेटर। क्या नाम सुना होगा? ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि वो लाइन चेक करता है। किसको चेक करता है? लाइन। और यह पूरे प्रोग्राम को चेक करता है, यह पूरे प्रोग्राम को चेक करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थर्ड जनरेशन। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में भाई, फोर्थ जनरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में जो भाषा थी, फोर्थ जनरेशन में बच्चों जो भाषा थी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन की कौन सी भाषा थी? तो फोर्थ जनरेशन में जो भाषा थी, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ जनरेशन में, क्योंकि फोर्थ जनरेशन का समय 75 से लगभग 85 था, 75 से 85 था, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ लैंग्वेज और भी यहाँ पर बन गई थी। ठीक है, कुछ लैंग्वेज और भी बन गई थी, जिसमें पहले अभी C++ भी आया था, पर यहाँ पे भी C++ भी आप देख सकते हो। धीरे धीरे HTML ले लो, ठीक है, DHTML ले लो, नाम सुने ही होंगे, DHTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। ठीक है, फिर आ जाता है फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन की जो भाषा थी, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन डिपेंड ऑन AI, तो AI में अगर हम बात करें कि AI में कौन सी भाषा यूज़ हो रही थी, तो AI में कौन सी भाषा यूज़ होगी, तो पेपर में आपको जब भी पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोलॉग। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, क्या यूज़ हो रही है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक।
प्रोग्रामिंग इन लॉजिक की बच्चों यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो एआई में इस समय आप कुछ भी देखो, चाहे वो सी लैंग्वेज की बात कर लो, चाहे C++ की बात कर लो, चाहे वो आप पाइथन की बात कर लो, पाइथन भी आपने लैंग्वेज सुन रखी होगी, पाइथन की बात कर लो, जावा की बात कर लो, ये सभी के सभी एआई में यूज़ होती हैं। तो टोटल जनरेशन की चीज़ें आपको पता चल गई, टोटल जनरेशन की लैंग्वेजेस पता चल गई। ठीक है, और आजकल आपके जो कंप्यूटर हैं वो भी आपको पता ही होगा। ठीक है, कि अब जो हमारे पास कंप्यूटर हैं वो भी बड़े चेंज हो गए हैं। अब उतने 50 10 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 1800 स्क्वायर फिट, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, क्योंकि अब साइज के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर भी देखने को मिल रहे हैं, मिनी कंप्यूटर भी देखने को मिल रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई, जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई, वैसे वैसे बेटा कंप्यूटर भी चेंज हो गए। तो सुपर कंप्यूटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, सारे कंप्यूटर्स की जानकारी आपने सारी चीज़ों को देखा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखते हो तो कुछ इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा डीप जाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, मेमोरी कैपेसिटी कितनी थी, कितना असेंबली लैंग्वेज, यूनिवैक, एडवैक, सब कुछ मिल जाएगा, बस थोड़ा सा अलग चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन भी है, तो क्लासिफिकेशन को बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोगों ने हिस्ट्री जनरेशन के बारे में एक पूरी डिटेल आपने यहाँ पे पढ़ ली है, पूरी डिटेल पढ़ ली है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। ऑल द बेस्ट सारे बच्चे जिनको पसंद आ रहा हो कि सारी क्लासेस ऐसे ही मिलती रहें, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं, चाहे वो CGL के हों, चाहे किसी भी UPSI के हों, सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर।